किया गया। रामनवमी का जुलूस था, उस जुलूस में कुछ घायल हुए। एसपी थे वहां के सिद्धार्थ चौधरी, उनको भी पैर में गोली लगी और ऐसा लग रहा था कि शायद मामला शांत हो गया है। पुलिस से जब बात हुई, प्रशासन से बात हुई, उनका कहना था कि अब तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो गई है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन कल रात अचानक 12 बजे फिर से उपद्रवियों के द्वारा कुछ लोगों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई। प्रत्युत्तर में प्रशासन ने साफ कह दिया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके थे कि ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे जिन्होंने हाथ में पत्थर लिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को कहा था, लेकिन इस बात का विरोध लगातार सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए और ये किसी विधान में नहीं लिखा है कि कोई कुछ करता है तो प्रशासन तुरंत उसके घर तोड़े। बहस का विषय है निश्चित रूप से। हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस भाजपा की प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता। कांग्रेस से हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी। हमारे साथ में मौजूद हैं आपके प्रवक्ता संजीव वैद्य जी और हमारे साथ में लोकेट वाधवानी जी। आप सभी का स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्या सोचती हैं आप, इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, इसका विरोध भी हो रहा है, आपको लगता है कि जो लोग फिजा बिगाड़ रहे हैं उनके साथ में ऐसा सलूक उचित है? जी, मेरा ऐसा सोचना है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि पर मुझे सचमुच तरस आ रहा है, क्योंकि जो हुआ है वो आप और हम सब जानते हैं कि बहुत जानबूझ के था, सुनियोजित था। और जिन्होंने पत्थर इकट्ठा करे हुए थे वो जानते थे कि उनको क्या करना है। और अगर इस पर भी अगर कार्रवाई ना हो तो फिर तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे कि आइए हम पर पत्थर मारिए, एक गाल पर मार दिए, दूसरे गाल पर भी मारी दीजिए। तो क्या हम इस चीज के लिए राजी है कि हम पत्थर खाते रहे क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम एक जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला और उस जुलूस निकालने का हमको ये दिया जाएगा तोहफा कि आप हम पर पत्थर बरसाएंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, उस पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। तो साहब ऐसा है कि अब वो दिन लग गए, अब कार्रवाई तो होगी। और इसलिए होगी क्योंकि अब प्रशासन भी बहुत चुस्त और दुरुस्त और मुस्तैद है। अब इस तरह की नो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर अब प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है। और माननीय शिवराज जी ने अब अपने आप को इस बात को लेके घोषित कर दिया है कि अब मैं इस चीज को सहन नहीं करूंगा। तो अब जब उन्होंने ये घोषणा कर दी है तो वो सहन नहीं करेंगे। एक बात, माननीय नरोत्तम जी का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उनके घरों को हम पत्थर में तब्दील कर देंगे। तो ये जो है ये हमारी नियत और को दर्शाता भी है। और मैं आपको बहुत आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अब ये जो होता चला आया था वो अब नहीं होगा। दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा आग में घी डालने का काम करते ही हैं। उनका तो एक ही काम बचा है कि आइए और घी में एक स्वाहा करे और एक तीली और डाल दे और थोड़ी सी हवन सामग्री और घी और डाल के उसकी आग को और प्रज्वलित कर दे। मुझे आज दिन तक नहीं याद कोई एक भी वाकया जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने कभी कोई मेच्योरिटी से समस्या का समाधान करने की चर्चा भी करी हो, बात भी करी हो। आप ये बताइए कि इस तरह का यदि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा हो और पत्थर बरसाए जा रहे हो तो हम उनका क्या फूलों से स्वागत करें कि आइए आपने हम पर पत्थर बरसाए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं? योगेश गुप्ता जी जो है वो कहना चाह रहे हैं। तो योगेश गुप्ता जी, जो सवाल उठाए हैं दिव्या जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कि ऐसे वक्त इस तरह के सवाल क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है? देखिए पंकज जी, थोड़ा संवेदनशील विषय है, थोड़ा समय दीजिएगा, निवेदन है। देखिए, जब भी हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी या दुर्गा विसर्जन के समय जुलूस निकलता है या दशहरा का चल समारोह निकलता है या श्री रामनवमी का जुलूस निकलता है, बाकायदा इसकी रूट मैपिंग होती है और संवेदनशील क्षेत्रों को उसमें हाईलाइट किया जाता है। तो शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जवाबदारी होती है कि किसी भी प्रकार का कोई दुखद घटनाक्रम घटित ना हो। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन टोटली शासन प्रशासन का फेलियर है। तो इसमें जो जिम्मेदार और जवाबदार अधिकारी थे उन पर फौरी तौर पर कार्रवाई बनती है, एक बात। दूसरी बात, शिवराज सिंह जी जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री तो है नहीं, पीछे के रास्ते से आए हुए चोरी से बने मुख्यमंत्री हैं। तो संवैधानिक रूप से जो संविधान में नियम है और जो जांच का विषय बनता है, संविधान के अनुरूप जांच होना चाहिए, दोषी कोई भी हो।
अपराधी अपराधी होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, मगर आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए और इस प्रकार के असंवैधानिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को जो बुलडोजर बाबा के नाम से वहां सफलता मिली है, उसकी नकल को यहाँ दोहराया जा रहा है। तो नकल के लिए शिवराज जी अकल चाहिए होती है। अगर आपको याद होगा कि वहां योगी जी ने जितने मकान तोड़वाए थे और जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वो मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी प्रशासन को दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि आदेशित किया कि जितना भी नुकसान जिन लोगों का आपने किया या संवैधानिक तरीके से उनको फौरन मुआवजे की राशि दी जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ एक न्यायिक व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। आप कोर्ट के नियमानुसार कार्रवाई ना करके अगर असंवैधानिक रूप से कार्रवाई करोगे, निश्चित रूप से शिवराज सरकार कटघरे में आएगी, सवाल या निशान खड़े होंगे। श्री राम नवमी का जुलूस खरगोन में क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बड़े जोश और खरोश से निकाला गया था। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, कहीं भी शांति भंग नहीं हुई। जिस सरकार के शासन में इसे वो शासन के ऊपर बहुत बड़ा दाग होता है बदनुमा। तो शिवराज सरकार का टोटल फेलियर है। निश्चित दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं? आप सही कह रहे हैं कि पूरे देश में रामनवमी का जुलूस निकला, लेकिन खरगोन और कुछ छिटपुट और घटनाएं हुई, राजस्थान में घटना हुई, आखिर ये घटनाएं क्यों हुई? संजीव जी आप तक पहुंचेंगे हम, लेकिन दिव्या जी कुछ कहना चाह रही है। दिव्या जी मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ, आपने एक बहुत चीज का जिक्र करा है कि संवेदनशील मार्ग, और संवेदनशील का अर्थ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या होता है? क्या भारत है स्वतंत्र देश है? क्या मेरे लिए ये डिसाइड करेगा कोई और कि मुझे किस गली में से गुजरना चाहिए, और इस गली में से गुजरूं तो मैं मेरे पे पत्थर बरसाए जाएंगे? यानी संवेदनशीलता का सारा ठेका मैंने उठा रखा है, बाकी सारी संवेदनशील नहीं हो सकते। उनको संवेदना नहीं है, उन लोगों को इस बात को लेके सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्यों नहीं आरोपित करी जाए मुझ पर? तो ये जो संजीव जी तक चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये शब्द जो है इस पर बाकायदा हम बात भी करेंगे, योगेश जी आप तक पहुंचेंगे, लेकिन संजीव जी हमारे साथ मौजूद। संजीव जी, जो दिव्या जी ने बात कही है, जो योगेश जी बात कह रहे हैं कि संवेदनशील इलाकों में आखिर क्यों जुलूस निकाले जाएं, क्यों डीजे बजाए जाएं, क्यों नारे लगाए जाएं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो हमें फाइंड आउट होना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है, संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है। और निस्संदेह कोई भी ऐसे जब जुलूस निकाले जाते हैं तो प्रशासन उसका एक लेआउट तैयार करता है, उसका एक फॉर्मेट तैयार करता है, ये जुलूस कहाँ से निकलेगा। और वहां पर जो संवेदनशील क्षेत्र से अगर जुलूस निकलता है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाती है। और निस्संदेह ये जो घटना है बहुत दुखद है, निंदनीय घटना है, और लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर तो कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस मामले की पहले निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जांच के बाद फिर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये काम तो न्यायपालिका को, प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार थे, जो सुरक्षा व्यवस्था के जो है जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी थी, ये उनका फेल्यूर है। उनके खिलाफ तो पहले कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसके बाद निस्संदेह मामले की जांच होना चाहिए, और जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यानी आप बुलडोजर के सख्त खिलाफ दिखाई दे रहे हैं संजीव जी? जी देखिए, बुलडोजर, देखिए न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। प्रशासन न्याय का काम करेगा तो ये गलत है, और कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन एक जांच के बाद कार्रवाई होना चाहिए। फौरी तौर पर आप तत्काल निर्णय लेकर के कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं कर सकते। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए पंकज जी, कार्यपालिका और विधायिका के हमारे संविधान में अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। हम एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों का अगर अतिक्रमण करते हैं तो सीधा सीधा वो संविधान का उल्लंघन होता है। दिव्या जी ने एक बात उठाई, संवेदनशील क्षेत्रों से आपका क्या तात्पर्य मेरा नहीं है मैडम, तात्पर्य शासन प्रशासन का होता है। ये आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, कई सदियों से चला आ रहा है कि चाहे हिंदुओं का जुलूस हो चाहे मुसलमानों का हो। आपको याद दिला दूं, अभी 25 जिले ऐसे संवेदनशील थे जो जहां अल्पसंख्यकों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा थी, तो वो भी संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। 3-4 दिन पहले प्रमुख समाचार पत्रों में 27 जिलों के नाम उल्लेखित हुए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। संवेदनशील से मतलब यह है कि वहां सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटित ना हो कि आपसी सद्भाव बिगड़े।
इसके लिए निश्चित रूप से शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की पूरी पूरी जवाबदारी होती है। और लेकिन जब सरकार में बैठे हुए लोग ही इस सामाजिक सौहार्द को, एक सद्भाव को बिगाड़ने की यथाचेष्टा करते हैं तो बड़ा ही शर्मनाक है। आज से नहीं, पिछले क्या कहना चाह रहे हैं आप रवि जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या संवेदनशील क्षेत्रों से रैली नहीं निकाली जाए? क्या उन जगहों पर नहीं जाया जाए जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा संख्या में है? क्या निराकरण है? पंकज जी देखिए, निराकरण ये है कि संवेदनशील क्षेत्र अगर उस रैली के मार्ग में आ रहे हैं तो उन क्षेत्रों की चाक चौबंद व्यवस्था होना चाहिए। और ये 3 दिन पहले से वहां सर्चिंग होनी चाहिए थी उस संवेदनशील क्षेत्रों की, कि इतनी मात्रा में वहां पत्थर कैसे जमा हुए, पेट्रोल बम बन एकदम से तो नहीं बन जाता है। तो ये इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ, मतलब ये है सरकार का जो जासूसी तंत्र होता है, खुफिया तंत्र, वो भी फेल हुआ है। इसलिए जवाबदारी जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है और ये अपने निकम्मेपन को छुपाने के चक्कर में उसको हर घटना को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते, क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ना शासन चला पा रहे हैं ढंग से, ना प्रशासन चला पा रहे हैं ढंग से। शिवराज दिव्या जी सीधा आरोप है कि शासन प्रशासन जो है वो फेल्यूर है। निपटा दीजिए। माननीय योगेश जी बहुत मेरे से सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है, बहुत सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है। मैं उनसे अपने मुंह से कोई भी ऐसी असंवैधानिक बात नहीं कही है। मेरा विधान के ऊपर आपको बोलना चाह रही हूँ सर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है जी। दिव्या जी बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, मैं आपसे दो प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक बात, हेलो दिव्या जी की शायद आवाज अभी नहीं आ गई, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो संवेदनशीलता मैं जानती हूँ कौन सा क्षेत्र होता है कौन सा नहीं होता है, तो वो दैट इज बिसाइड द पॉइंट। अब दूसरा विषय ये है सर कि मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि आप उस गंभीरता में उस विषय पर नहीं जा रहे हैं जो विषय हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि क्या ये सुनियोजित था या नहीं था। हाँ, इस बात को लेके आप भी एग्री करेंगे। एक बात, किसी ने पत्थर अपने घरों में इकट्ठा करा, किसी ने पेट्रोल बम बनाने की योजना बनाई और सुनियोजित ढंग से उन लोगों पर पथराव भी करे गए और उन लोगों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। ये बात मुझे लगता है कि अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि ये जो विषय निकल कर आ रहा है, और मैं आपको फिर बता दूं कि ये विषय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इससे बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि आपने सब जो अभी सारी चर्चा करी कि संवेदनशील मार्ग है, वहां पर नहीं जाने। सर, भारत है, हम भारत में रहते हैं, प्रजातंत्र है, स्वतंत्र देश है। यहाँ कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं स्वतंत्र हूँ किसी भी तरफ जाने के लिए। कल को क्या मुझे डिसाइड करा जाएगा कि मैं इस क्षेत्र में नहीं जा सकती क्योंकि मैंने बिंदी पहनी हुई है, इस क्षेत्र में नहीं जा सकती क्योंकि मैंने आज सिर नहीं ओढ़ा हुआ है, मैंने बुर्का नहीं पहना हुआ है। ये कौन निर्धारित कर रहा है सर? और ये निर्धारित करते आप जो बता रही हैं बिल्कुल सही है जी। योगेश जी, ये बात संगीन बात जो है वो जो है बहुत गहरी है, सब बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि क्या भविष्य में ये ऐसा हो जाएगा कि इन क्षेत्रों में नहीं जाया जाए, इन क्षेत्रों में यदि कुछ काम करना है तो पहले वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कोई इसका अंत तो हो। हम किसी बिरादरी की बात तो नहीं कर रहे, हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने लोगों पर पत्थर फेंके हैं। क्या उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए? सर्वप्रथम पंकज जी, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इस प्रकार का दुराचार किया है, वो कड़ी सजा के योग्य है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए और हमारे संविधान में उन कड़ी सजाओं का प्रावधान है। आपको संविधान के अनुरूप आचरण करना चाहिए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप सीधे सीधे जाके निर्णय लो, लोगों के घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो? मैंने ही ये मुद्दा उठाया था कि पेट्रोल और डीजल बम, ये पेट्रोल बम और पत्थर कैसे वहां इकट्ठे हुए। तो निश्चित रूप से वहां के प्रशासन से ये बात पूछना चाहिए कि आप 3-4 दिन से वहां क्या कर रहे थे। भाई, परमिशन दी गई, 3 दिन पहले परमिशन रिलीज होती है एसडीएम से, तो एसडीएम वहां क्या कर रहा था? उसने वहां उन क्षेत्रों में सर्चिंग क्यों नहीं करी? तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। रही बात संवेदनशील क्षेत्रों में रैली के निकाले जाने की, तो सदियों से हमारे भारत में गंगा जमुना तहजीब है,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल से थी, एक भी ऐसा प्रकरण नहीं हुआ। हर रामनवमी निकले, दशहरे पे भी चल समारोह निकले, गणेश जी आपसे बात करूंगा। दुर्गा जी के भी कार्यक्रम हुए। इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले लोग आज सत्ता में काबिज है। पंकज जी, मैं लिख के देता हूँ, मिशन 2023 के पहले ये लोग इसी प्रकार के घटनाक्रम को घटित करवाते रहेंगे और उसके आधार पर ध्रुवीकरण। संजीव जी से बात कर दो। दिव्या जी, संजीव जी, चूंकि आप तो प्रोफेसर भी हैं, योगेश जी शांत रहिए, मैं संजीव से बात। संजीव जी, आप तो चूंकि प्रोफेसर भी हैं, मनोविज्ञान और मानवविज्ञान भी समझते हैं, क्या क्या कारण रहा होगा? क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई समुदाय इतना विषाद में था, या उस जगह की खास बात हम करें, जो छोटा तालाब क्षेत्र था, वहां के लोग इतने विषाद में थे कि उन्होंने एक लंबे समय से कुछ चीजें जमा हो रही थी उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में, और अचानक उन्होंने कोई पथराव कर दिया। ऐसा है या कोई वाकई कोई षड्यंत्र लगता है आपको, संजीव जी? जी देखिए, अब वहां की क्या कंडीशन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि पूरे देश की जनता इस वक्त तनाव में है। कोई एक विशेष समुदाय नहीं, पूरे देश की जनता इस वक्त तनाव में है। महंगाई के बोझ से दबी हुई है और पेट्रोल के और खाद्य तेलों के जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, तो पूरे देश की जनता तनाव में है। आप उस तनाव को रिलीज करने के लिए कोई प्रशासनिक सुविधाएं जुटाइए ना, कोई अच्छे काम की। इस प्रकार की स्थितियों से तो और तनाव और बढ़ता चला जाएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पूरे देश इस वक्त तनाव से गुजर रहा है। उसको जो चीजें चाहिए आप उनको वो दे नहीं रहे। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो आप दे नहीं रहे। इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं वो समस्याओं को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, जनता को भटकाने की भी कोशिश कर रही है। दिव्या जी, भटकाव की कोशिश आपको लगता है? अभी मैं दिव्या जी एक ब्लॉगर को पढ़ रहा था, वो जाने माने ब्लॉगर, हालांकि नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वो उनका प्रमोशन हो जाएगा। वो कह रहे थे कि क्या जरूरी है कि कुछ क्षेत्रों में जाया जाए और नारे लगाए जाएं और श्री राम का बखान किया जाए, राम तो मन में है, राम तो आपके कर्मों में है। क्या जरूरी है कि उनका जो गुंजायमान किया जाए? क्या लगता है आपको? जी, इसी लीपापोती के कारण हम सब आज दिन तक इस तुष्टिकरण, और मैंने ये शब्द यूज करा है लीपापोती, मैं तुष्टिकरण भी नहीं बोल रही, इससे नहीं बोल रही। अभी अब मैंने जो जवाब सुना है मुझे इतना हास्यास्पद लग रहा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब एक चीज गलत है और एक चीज सही है, आप ग्रे जोन ढूंढ रहे हैं बीच में। एक जो चीज को गलत है आप गलत ठहराने में आपकी क्या नाकामी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किस चीज से भयग्रस्त है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो चीज गलत हुई है उसको गलत कहने में आपकी हिम्मत क्यों नहीं बन पा रही, ये मैं सोचना चाह रही हूँ और ये मैं जानना चाह रही। तो एक बात तो ये कि तय है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मैं बार बार इस नियत पर प्रश्न करना चाह रही हूँ कि ये जो पथराव की नियत है, ये जो पेट्रोल पंप की नियत है, इस नियत में जो पीछे की जो बहुत बड़ी एक साजिश है, उस साजिश का पता लगाना बहुत जरूरी है। और पंकज जी, मैं बड़ी जवाबदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, ये कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी है। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां दंगों की कथा, पटकथा लिखी जाएगी। और ये आज की नहीं है, ये तहरीर हम कब से देखते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। और ये मैं जानती हूँ कि ये होगा, चाहे गुजरात था, अभी आपने परसों देखा, परसों गुजरात में 2 जगह हुआ है ये, तो आपने ये देखा कि वहां पे भी हुआ। अब मजेदार बात देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? तो अब ये गुजरात है, अब मध्य प्रदेश में होगा क्योंकि यहाँ चुनाव है। इसलिए हर उस स्टेट में ये मॉडल्स ऑपरेंडी कांग्रेस की, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विजन नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई संगठन नहीं, बस एक ही चीज। बात आ गई। देखिए पंकज जी, योगेश जी एक प्रश्न से और जोड़ रहा हूं मैं कि देखिए, भविष्य को देखते हुए क्या इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन को ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां ना हो, इस तरह के जो हमले हैं वो ना हो? प्रशासन यदि इस तरह के काम करता है तो उसमें गलत क्या है? देखिए पंकज जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश में 17-18 सालों से मामा शिवराज के प्रशासन की देन है। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है उनके इस कार्यकाल का। जिस सरकार के कार्यकाल में दंगे होते उससे बड़ा धब्बा कहीं नहीं लगता। और ये जो दिव्या जी ने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है ना कि हर स्टेट में दंगे होंगे जहां जहां चुनाव होंगे, तो दंगे कराने वाले लोग आज सत्ता में काबिज हैं। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी ने
2014 से पहले का भारत देखा और 2014 के बाद का भारत वाले देख रहे हैं किस प्रकार पहले केवल कश्मीर में पत्थरबाज हुआ करते थे। आज पूरे देश में आपने हमारे युवाओं को रोजगार देने की जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिया। दिव्या जी कह रही हैं कि कांग्रेस जहां पर है वहां पर कांग्रेस जो है वो इस तरह की हरकत कर रही है। दिव्या जी का ये कहना है कांग्रेस के द्वारा वो कांग्रेस ने कभी भी जंगों के आधार पर चुनाव में नहीं गए। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। भले हम 15 साल और सत्ता से दूर रहे लेकिन इस प्रकार की राजनीति हमने नहीं करी। लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर ये लोग जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हर जगह का माहौल खराब करते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या आगामी अन्य जो जहां चुनाव के होने संपन्न है। छत्तीसगढ़ में भी इनका ये खेल शुरू हो चुका है। वहां डॉक्टर रमन सिंह जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उनके ऊपर भारी है और निश्चित रूप से किसी कुत्सित प्रयास में सफल नहीं होने दिया जाएगा रमन सिंह सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 2023 तक हम इसी प्रकार की डिबेटें देखते रहेंगे क्योंकि ये चाहते ही है। इनके पास कार्यों की कोई उपलब्धि नहीं है। ये युवाओं को रोजगार दे नहीं पाए, महंगाई पे नियंत्रण है नहीं, डीजल पेट्रोल गैस का तेल दाल समय चूंकि कम है दिव्या जी आपसे बस संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि आखिर हल क्या है। देखिए क्या बुलडोजर आपको लगता है कि वाकई हल है? अल्टीमेटली बुलडोजर के बाद में की गतिविधियां नहीं होंगी? योगेश जी को बस इतना जवाब देना चाहूंगी। योगेश जी पत्थरबाज जितने कश्मीर में थे सबके सब खत्म हो गए, नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब कोई पत्थर प्रगति आपको बताना चाहती हूँ, प्रगति आपके साथ बैठ के डिस्कस करूंगी। दिव्या जी माफी चाह रहा हूँ, समय चूंकि कम है, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि बुलडोजर की जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो स्वरूप है बुलडोजर वाला, आपको लगता है कि इस वक्त की आवश्यकता है और इसके बाद में की घटना रुकेंगी? क्या होता है पंकज जी, जब अगर मेरे पास, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है तब तक उस बात का मैसेज नहीं जाता है। रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और एक सख्ती का रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। चाहे मेरे घर का बच्चा हो, मैं माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे को है तो अंग्रेजी की कहावत है स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। अगर मैंने अपने बच्चे को आज डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो मुझे उसको एक माँ होने के नाते मुझे सिखाना पड़ता है कि बच्चा ये बात करो। तो वो डिसिप्लिन अगर नहीं सिखाया तो ये वो तरीका है, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया होनी चाहिए। संजीव जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे हल क्या है? संजीव जी क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का कानून है उसके तहत हम चलकर इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं या प्रशासन की जो सख्ती दिखाई दे रही है वो जरूरी है? जी पंकज जी, मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं का हल है कि आप नागरिकों की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको जुटाइए, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए, नागरिक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराइए। देश की जनता वास्तव में इस वक्त दुखी है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी ने बताया है अपने हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत कि भारत के लोग दुनिया के दुखी लोगों में से एक हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। तो जब तक आप हो सकता है इस प्रकार की घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। आप नागरिकों के समाधान नहीं होने वाला है। जी समय कम है। मैं आज का जो आपने जो बताया कि जो शोध हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि भारत के बाहर बैठकर ये कह देना कि भारत के लोग दुखी हैं, इस बात से शायद हम इतना नहीं देखना चाहते। लेकिन इतना है कि कोरोना के बाद में हम परेशान हैं, हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, हम कहीं हाशिए पर आए हैं, लेकिन पूरे उत्साह के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें आहत करती हैं, इतिहास के पन्नों पर कहीं कोई दाग छोड़ती हैं। जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि वो आखिर इस तरह की गतिविधियों के बाद में क्या चेहरा लेकर सामने आना चाहती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो सहिष्णुता का देश रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का देश रहा है। जरूरी है कि पूरी दुनिया में इस बात का डंका फिर से बजाया जाए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।